this lecture we study about the eukaryotic cell. In the lecture of part 2 we discuss about the eukaryotic cell. अगर देखा जाए तो उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यह दोनों बेटा किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। या किसी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें वेल डेवलप्ड क्या होंगे? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, मिडिल लैमिना होगा, सेल वॉल, मिडिल लैमिना, सेल मेम्ब्रेन, जहां एक सेल का कनेक्शन दूसरे सेल से होता है, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाएंगे। गाजी बॉडीज होंगे सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म है। और न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं कि किसी सेल के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, दोनों को मिला देंगे तो एक प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। जीव द्रव्य बोलते हैं हिंदी में। प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने कहा है कि यह लाइफ का क्या है? बेसिक यूनिट्स है। बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ या लाइफ बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार यही है प्रोटोप्लाज्म। किसी भी सेल से उसका प्रोटोप्लाज्म निकाल दिया जाए, उस सेल का जो स्टेबिलिटी है, उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला देंगे, क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सभी पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक ग्रेन्युलर क्या है? स्ट्रक्चर से है। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, गाल्जी बॉडी मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, लार्ज वैक्यूल्स पाए जाएंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे। ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम लगे हुए हैं सरफेस पे, आरईआर, जिसपे राइबोसोम नहीं लगे हैं, एसईआर, और अब देखिए इसमें क्या गया है, यह राइबोसोम है। सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस में क्या क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन फाइबर, और यह होगा जो लिक्विड्स है वह होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म तो हो गया आपका, यह जो दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो पोर इनके बीच का है, न्यूक्लियर पोर। क्या काम है इसका? जब इसके अंदर का डीएनए मल्टीप्लाई करता है या डीएनए संयम आरएनए बनाता है तो यह चला आता है न्यूक्लियोप्लाज्म से इस पोर के माध्यम से कहां? साइटोप्लाज्म में, और वहां प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यह क्रोमैटिन फाइबर्स हैं जो क्रोमोसोम का शेप लेते हैं, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर हम एनिमल सेल के बारे में फोकस करें, एनिमल सेल में बेटा सेल वॉल नहीं होते हैं बल्कि सेल मेम्ब्रेन होता है, और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, और प्लास्टिड नहीं होते हैं। प्लास्टिड जो है इसमें क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। बाकी सभी चीजें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। अब देखेंगे हम लोग कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। हम बात करेंगे किसी भी सेल का सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। अगर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा वह क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसे हम लोग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
नगेली और फ्रेमर ने कुछ कहा। नगेली एंड फ्रेमर ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम। लैमिनार थियरी एंड सैंडविच मॉडल अगर देखा जाए लैमिनार थियरी एंड सैंडविच मॉडल, इसको डेनियली एंड डेविसन ने 1835 में बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह लाइकोप्रोटीन से बना होता है। इनके अनुसार सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइकोप्रोटीन जो ट्राई लेयर होते हैं। बाद में इसके बाद आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसमें क्या बताया गया, इसको डी रॉबर्टसन ने दिया, किसने दिया, डी रॉबर्टसन ने दिया 1959। इन्होंने कहा कि यह ट्राई लेयर होता है, इसमें से बाहर के दो लेयर प्रोटीन के होते हैं और अंदर का जो लेयर होता है वह लिपिड का होता है या फास्फोलिपिड का लेयर होता है, फास्फोलिपिड का लेयर होता है। तो बाहर के दो लेयर प्रोटीन के हैं, अंदर का जो लेयर है वो लिपिड का है, इसलिए ट्राई लेयर कहलाएगा। बाहर के जो प्रोटीन के लेयर होते हैं उनकी थिकनेस जो है वह 20 एंगस्ट्रॉम है। अगर देखा जाए तो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है और उसके बाद ध्यान देंगे कि जो एक जो बाहर का जो लेयर है यह हो गया प्रोटीन लेयर, यह भी है प्रोटीन लेयर, और जो बीच के हैं वह है लिपिड बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर, लिपिड का दो लेयर है, एक लेयर ए और एक लेयर ए। ये जो लिपिड्स हैं, ये जो लिपिड है यह इसका हेड होता है और यह इसका टेल होता है। यह जो है हाइड्रोफोबिक होता है और यह जो है वह हाइड्रोफिलिक होता है। यह हाइड्रोफोबिक है, यह हाइड्रोफिलिक है। एक लिपिड लेयर दूसरे लिपिड लेयर के ठीक सामने होता है और जो हेड होते हैं दोनों लिपिड के वो प्रोटीन के लेयर में क्या होते हैं, धसे होते हैं। और एक तो मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, इसमें प्रोटीन है, लिपिड्स है, वह बाहर से आने वाले किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर करने के लिए क्या है, रिस्पांसिबल है। अगर कोई मेम्ब्रेन किसी कैटायन को, किसी एनायन को अंदर या बाहर नहीं कर सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक क्या होते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। और वह प्रोटीन क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं और उन्हें अंदर भेजते हैं। इस तरीके से आप जानते होंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो एक्टिव और पैसिव तरीके से हो सकता है। आगे इसमें देखा जाए तो आता है, टर्म आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो थर्ड पार्ट है वह आपका है फ्लूइड
इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, एक जो लिक्विड का लेयर है वो ऐसे मूव करेगा, तो दूसरा लिक्विड का लेयर जो है ऐसे मूव करेगा, तो ये जो है ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा। इस तरीके से मूव करते हैं, ऐसे होगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, एक लिक्विड का लेयर क्या करेगा, किसी चीज को पकड़ेगा, उसे अंदर भेजेगा, फिर वो अपने प्लेस पे वापस चलाएगा, फिर ऐसे पकड़ेगा अंदर भेजेगा, फिर वापस चलाएगा। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसमें मूवमेंट होते हैं लिक्विड लेयर में। और इसमें क्या बताया गया है, the fluid nature of the membrane is important for certain function like cell growth, endocytosis, formation of intercellular junction, cell divisions, secretions etc. कह रहा है कि सेल का फ्लूइड नेचर होना उसके सेल ग्रोथ, इंडोसाइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सेल डिविजन्स और सिक्रेशन के लिए क्या है, रिस्पांसिबल है। वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन इज इट्स सेमी परमेबिलिटी। एक तो पहली बात यह है कि मेम्ब्रेन की, इस मेम्ब्रेन की खास बात यह है, इसमें देखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है, शुगर के इसमें लेयर्स पाए जाएंगे इस तरीके से। इसमें है दो तरह के प्रोटीन होंगे, बाहर का जो लेयर है उसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो अंदर के लेयर होंगे उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, है ना। पेरिफेरल हम प्रोटीन बोलते हैं एक्सट्रिंसिक को, है ना। और इंट्रिंसिक को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, इसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन को हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन को आसानी से हटाते हैं, हम मेम्ब्रेन से सेपरेट कर सकते हैं। और यह मेम्ब्रेन जो है की खास बात यह है सेमी परमिएबिलिटी। जो मेम्ब्रेन है वो कैसा होगा, सेमी परमिएबल होगा। सॉल्यूट सब्सटेंस को वह मेम्ब्रेन के अंदर या मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अब इसमें हम बात करते हैं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसी सब्सटेंस को एक सेल दूसरे सेल में। मेम्ब्रेन का काम यही होता है कि किसी एक सेल का जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्टिग्यूटी है उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन सेल टू सेल करने के लिए रिस्पांसिबल है। ये दो तरीके से होते हैं, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना। जबकि एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में जो है क्या होता है कि मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद यूज ऑफ एनर्जी ऑफ एटीपी। एटीपी का एनर्जी लेकर के अगर कोई मॉलिक्यूल लोअर से हायर की ओर मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, से हो रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड कर रहा है उस पर। Many neutral solute may move across the membrane by simple diffusion. Water move across the membrane by osmosis. Polar molecule follow the facilitated diffusion. They require a parent protein to pass through the non-polar lipid bilayer. क्या रहा हूँ मैं कि मैंने कहा कि जो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से है, एक एक्टिव तरीके से है, एक पैसिव तरीके से है। एक्टिव कब होगा, जब कोई मॉलिक्यूल्स लोअर से हायर कंसंट्रेशन में मूव करता है तो उसके
उसके लिए किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है और वह कैरियर एटीपी की एनर्जी गेन करता है, फिर वह काम कराता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेम्ब्रेन को किसी भी कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वह किसी एक सेल को दूसरे सेल में करता है, अपने से ट्रांसफर कर देता है with the help of diffusion, with the help of osmosis, with the help of facilitated diffusion, with the help of the carrier protein. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, making use of ATP. It is called active transport. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? क्या बोलेंगे? active transport बोलेंगे। इस तरीके से सोडियम पोटेशियम को कर लेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसके माध्यम से कोई भी हम एनर्जी इस्तेमाल करके